एक रैंकर की कॉपी वर्सेस नॉन रैंकर की कॉपी में दोनों को कंपेयर करके आज बताऊंगा। ट्रस्ट मी, वो वही है, मॉडल सॉल्यूशन ही है, बस उसको मैंने मेरे फॉर्मेट में डाल दिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल हो। आईसीआई हर एक चीज को बोल्ड करती है कि कौन से कीवर्ड है वो बोल्ड करती है। हमेशा स्टार्ट करने के पहले 2-3 लाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिख देना। वर्किंग नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आज बार वर्किंग नोट के ज्यादा मार्क्स होते हैं मेन सॉल्यूशन से भी, ये बात मैंने तुमको बोला है। कैसे आपको जनरली जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उनसे कैसे बचना है, आज की वीडियो बड़ी यूजफुल होने वाली है। हाँ जी मेरे प्यारे सीए वाले दोस्तों। तो सर, आपको पता है आईसीआई का जो मॉडल सॉल्यूशन होता है वो सजेस्टेड आंसर से अलग होता है। सर, हमको दोनों नहीं पता आप कौन सी बात कर रहे हो। सर, एक होता है आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, जो आईसीआई रिलीज करती है आपके जो भी पेपर होते हैं, लाइक आपने पेपर दिया उसका कुछ टाइम बाद आईसीआई रिलीज कर दिया एक सजेस्टेड आंसर, वो डिफरेंट होता है आईसीआई के मॉडल सॉल्यूशन। सर, ये मॉडल सॉल्यूशन क्या होता है? सर, मॉडल सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो आईसीआई स्टूडेंट्स को पब्लिकली रिलीज नहीं करती है। वो मॉडल सॉल्यूशन ओनली एग्जामिनर को जाता है जो आपकी कॉपी चेक करता है। उसको पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे कैसे कॉपी चेक करनी, किस चीज़ का कैसे मार्क्स मिलेगा। तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। हाँ जी सर, साथ में आपको कॉपीज कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए, रैंकर्स कॉपी कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक रैंकर की कॉपी वर्सेस नॉन रैंकर की कॉपी में दोनों को कंपेयर करके आज बताऊंगा। आईसीआई का एक्चुअल मॉडल सॉल्यूशन क्या है, किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर को क्या गाइडलाइन होती है, वो आज आपको बताई जाएगी। और कैसे आपको जनरली जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उनसे कैसे बचना है। आज की वीडियो बड़ी यूजफुल होने वाली है। थोड़ी सी भाई लंबी हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लेना, पर ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ठीक है ना। उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। चलो सर, तो शुरू करते हैं। उससे पहले सर, इतना सब कुछ बता रहे हो, आपके बारे में थोड़ा बता दो। तो सर, मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी। आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 46 इन सीए फाइनल एज वेल एज ऑल इंडिया रैंक 15 इन सीए सीपीटी, जो आपके टाइम पे अभी सीए फाउंडेशन है। हमारे टाइम पे 8 पेपर होते थे, 8 में से मेरे 7 पेपर में एग्जामिनेशन थी। एक था गंदा सा एससीएमपी कॉस्टिंग नाम का। अब मेरी गलती नहीं थी, आईसीआई पूछता है, मतलब आई कॉस्टिंग के साथ तुम क्या समझोगे, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल पढ़ के गया, आईसीआई ने पूरी थ्योरी पूछ ली। यार थ्योरी बोल देते तो मैं थ्योरी पढ़ के चले जाता, वो गलती आईसीआई की थी। और बाकी बहुत से एग्जाम्स में मेरी ऑल इंडिया रैंक से, आईआईटी गुवाहाटी वगैरह के कंपटीशन एग्जाम्स एंड ऑल। प्रोफेशनली मींस मैंने अपना टेन्योर बहुत सा पीडब्ल्यूसी के अंदर सर्व करा है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर में पीडब्ल्यूसी में था, बिग 4 आप जानते होंगे। बहुत सी एमएनसीज के अंदर मैंने फाइनेंस ऑडिट के अंदर काम करा है। इवन यूएई एंड अफ्रीका के अंदर था मैं लास्ट के 3-1 सालों से। तो और इवन करंटली भी मैंने जो अभी मेरा स्टेटस है वो एनआरई ही चल रहा है, तो मैंने यूएई अफ्रीका में भी बहुत सी फाइनेंस एंड ऑडिट्स करी है। ठीक है, मेरे बारे में इतना अभी आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी तो बस अपनी वीडियो शुरू करते हैं सर। चलिए आइए, देखिए, वैसे तो मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाता हूँ सीए फाइनल ऑडिट है, मेरी मेन सब्जेक्ट तो ऑडिट रहती है, ठीक है ना। पर मैं जो आपको बताऊंगा ऑडिट के साथ, मतलब मेरा कोर सब्जेक्ट सीए फाइनल ऑडिट है, पर मैं आपको सिर्फ ऑडिट पे ही नहीं रोकूंगा। आज मैं आपको जितनी भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, पहले मैं डिस्कस करूंगा थ्योरी सब्जेक्ट्स, फिर मैं डिस्कस करूंगा जितनी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट माना ऑडिट है, पर मैं आपको ऑडिट, लॉ, अभी राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी गंदी आ रही है, मतलब मेरी ज़िंदगी से बचपन से गंदी आती है, वो छोड़ो चलो, है ना। तो ऑडिट, लॉ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर सर अपना अकाउंट्स, अरे बाप रे, ब्लू पे ब्लू नहीं चलता, वाह अकाउंट्स, एफएम, मतलब जितनी भी है सबकी डीटी आईडीटी सबकी अपन देखेंगे। आईसीआई का जनरली मॉडल सॉल्यूशंस क्या होता है, रैंकर कैसे कॉपी प्रेजेंट करते हैं, नॉन रैंकर कैसे करते हैं, आईसीआई किस चीज़ की अलॉट करती है, तुमको क्या करना है, मिस्टेक्स, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, वीडियो पार्ट्स में होगी। मैं तुमको वैसे तो पूरी वीडियो देखना प्लीज़ कोशिश करना, बड़ी यूजफुल होने वाली है, वरना मैं तुमको नीचे टाइमलाइंस जलवा दूंगा किस टाइम पे अपन ने क्या डिस्कस करा है। तो सर, सबसे पहले अपन थ्योरी पेपर की बात करते हैं, फिर आएंगे प्रैक्टिकल्स पे। थोड़ा जल्दी मैं बोलूंगा ताकि तुमको थोड़ा सा मतलब फटाफट निपट जाए, टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा, है ना। तो सर, एक चीज मैंने आपको पहले बता दी, एक होता है आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, जो सजेस्टेड आंसर तुमको मिल जाएगा आईसीआई के पोर्टल्स पे, ठीक है ना। एक होता है आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन, जो मैंने आपको कहा मॉडल सॉल्यूशन किसके पास होता है सर, ये केवल आईसीआई एग्जामिनर को देती है। हाँ जी, ये अपन को मिलता ही नहीं है, आईसीआई पब्लिकली रिलीज ही नहीं करती, बड़ा ही गंदी चीज करती है आईसीआई, बच्चों से छुपाती है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, किस चीज के मिलेंगे। तो सर, दोनों क्या बिल्कुल डिफरेंट होते हैं क्या? सजेस्टेड आंसर जो होता है हमको जो वेबसाइट पर मिलता है, मैं बिल्कुल डिफरेंट ऐसे नहीं बोल रहा, मैं क्रक्स सेम रहने वाला है कि आंसर वही रहेगा, पर मॉडल सॉल्यूशन में चीज होती है कि किस चीज के कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। उनको आईसीआई को गाइडलाइन देती है कि इस चीज के इतना 1 मार्क्स, इस चीज का 2 मार्क्स। तो सर, जब ये आईसीआई पब्लिकली देती नहीं है तो आपको कैसे मिल गया मॉडल सॉल्यूशन? अरे भाइयों बहनों, देखो, कॉपी चेक कौन करता है? एग्जामिनर ना। तो एग्जामिनर तो जान पहचान के निकल ही जाते हैं, आपके भी निकल जाएंगे। आपकी सिटी में जो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पेशली स्मॉल साइज फर्म, मिड साइज फर्म वाले, वो सारे आईसीआई के एग्जामिनर होते हैं, वो कॉपीज चेक करते हैं। तो मेरे जो जान पहचान के थे, मैंने उधर से मॉडल सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब क्योंकि सर वो होता है प्राइवेट,
कि उसको मैं तुमको एज इट इज शेयर नहीं कर सकता कि अब एग्जैक्ट जो मॉडल सॉल्यूशन दिया वही कर दूं, भाई नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंशियल होता है मीन्स। तो मैंने क्या करा, उस मॉडल सॉल्यूशन को मैंने खुद के फॉर्मेट में डाल दिया, मैंने मेरे खुद के फॉर्मेट में जमा दिया फटाफट फटाफट। तो अब तुमको वो ट्रस्ट मी वो वही है मॉडल सॉल्यूशन ही है, बस उसको मैंने मेरे फॉर्मेट में डाल दिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है ना सर। तो चलिए सर आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये कुछ टिप्स है जो थ्योरी सब्जेक्ट ऑडिट वगैरह के लिए एंड में बता दूंगा मैं तुमको, है ना, ऑडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए सबके लिए। अब मैंने रैंक सिक्योर करी है सर, आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल सब सब्जेक्ट में एग्जाम्शंस थी तो कैसे थी वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो सर सबसे पहले ऑडिट एंड लो की बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट से, एसएम भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, सबका लगभग सिमिलर मार्किंग पैटर्न। सब जैसे एक अपन को पता है एक फ्लो चार्ट टेक्निक नाम का अपना क्वेश्चंस होता है आपके सी एंटर ऑडिट के अंदर भी है, ठीक है ना। आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसमें कैसे इवेल्यूएट करना चाहिए आपको फ्लो चार्ट सिस्टम। तो आईसीआई का जब सजेस्टेड आंसर देखोगे तो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर आएगा ऐसा, ठीक है, ये होता है सजेस्टेड आंसर आईसीआई का। अगर तुम उठा के देखोगे कहीं पे तुमको ये क्वेश्चन पूछा हुआ आईसीआई ने, ठीक है ना, ये उसी का मिलाया हूँ। तो आईसीआई जब सजेस्टेड आंसर रिलीज करती है पब्लिक में वो ऐसा करती है, ठीक है। पर सर जब आईसीआई मॉडल सॉल्यूशन एग्जामिनर को देती है तो इन सबको आईसीआई ऐसे नहीं देती, आईसीआई हर एक चीज को बोल्ड करती है कि कौन से कीवर्ड है, कौन से कीवर्ड है वो बोल्ड करती है। तभी तो मैं क्वेश्चन में जब तुमको क्लास में पढ़ाता हूँ 1000 बार बोलता हूँ कीवर्ड याद करो, तभी मैं तुमको याद कराता हूँ। इसीलिए मैं हर बार तुमको समझाने से ओनली कुछ नहीं होगा, मतलब समझना तो है, इसलिए मैं तुमको चीज़ें खुद क्लास में ही याद कराता हूँ, उसका वही रीज़न है। अब मैं बताता हूँ क्यों। और साथ में आईसीआई ने यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है ना, ना ना ना, आईसीआई आंसर देती है जनरली थोड़ा पॉइंटर फॉर्म में, थोड़ा तोड़ तोड़ के बताता हूँ। आइए, ये था सजेशन आंसर। अब ये होता है सर सॉल्यूशन एज पर जो आईसीआई का मॉडल सॉल्यूशन है जो आईसीआई एग्जामिनर को देती है, ये ऐसा प्रेजेंट होता है। हाँ जी सर, तो इसके अंदर देखो एक तो आईसीआई पहले पूरा यहाँ पर क्या था, आईसीआई मॉडल सॉल्यूशन जो यहाँ पे सजेस्टेड आंसर दिया सब कुछ पैराग्राफ में, यहाँ पे तोड़ा इसको, एक एक पॉइंट को अलग अलग थोड़ा गैप दे देके लिखा। फिर आईसीआई ने यहाँ पर ये देखो ये जो लिखा है ना, ये जो ये गैप, ये आईसीआई ने यहाँ पर जो बोल्ड करा है ये उनको बोल्ड हुआ मिलता है कि अगर बच्चे ने ये वाला कीवर्ड लिखा है, अगर बच्चे ने ये वाला कीवर्ड लिखा है, ये कीवर्ड लिखा है, तो सर क्या क्या कहते हैं, इस कीवर्ड के 1 मार्क्स, इस कीवर्ड का 1 मार्क्स, इस कीवर्ड का 1 मार्क्स, इस कीवर्ड का 1 मार्क्स, ऐसा होता है। तो तुमको क्या लग रहा है मैं क्लास में टाइम पास कराता हूँ तुमको, इतना याद करा करा के साथ में क्लास के अंदर ही याद करा के भेजता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ समझना भी पूरा पड़ेगा पर याद भी पूरा करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्लास में दोनों करवाता हूँ। तो उनको यहाँ पे एग्जामिनर को ऐसी गाइडलाइन हुई होती है, साइड में गाइडलाइन दी हुई होती है। हाँ जैसे मैंने दी ना सेम वैसे उनको होता है कि ये वाले का 1 मार्क्स मिलेगा, इस वाले का कीवर्ड का 1 मार्क्स मिलेगा। तो सर अब जैसे देखो सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, ये क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का सर 6 मार्क्स का। तो अब देखो तो सर उनको ही गाइडलाइन दी, इस वाले कीवर्ड का 1 मार्क्स, इस वाले कीवर्ड का 1 मार्क्स, इस वाले कीवर्ड का 1 मार्क्स, पर उनको ऊपर एक गाइडलाइन मिल जाती है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने रिस्ट्रिक्ट होंगे 6 मार्क्स तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये देखो 7 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम 7 मार्क्स तो नहीं मिल जाएंगे तुम सारे पॉइंट लिख दोगे। मैक्सिमम उनको होता है कि अगर बच्चे ने कोई से भी इनमें से कोई से भी 6 पॉइंट लिख दिए तो उसको 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये गाइडलाइन होती है उनको। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत बार बोला है तो याद करना है, ऊपर से कीवर्ड आपको याद करके हमेशा बोल्ड करने, हमेशा कीवर्ड तुमको बोल्ड करने और थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के लिखना है। पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंटर फॉर्मेट में तोड़ के आओ, चाहे आईसीआई ने पैराग्राफ में दिया हुआ है मॉड्यूल में, तुम पॉइंटर में तोड़ो। साथ में तुमको हर एक जो भी तुमको कीवर्ड लग रहा है या तो उसको गोला मार दो, हाँ भाई रफ भी गोला चलेगा, कोई वापस सजाने का कोई सीबीएसई एनसीईआरटी नहीं है जो कि तुम्हें राइटिंग देखेंगे सजाया नहीं सजाया, फालतू बातें वो सब। मेरी राइटिंग इतनी गंदी है तो भी रैंक आई है भाई हर बार, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो राइटिंग वाइटिंग सही बता रहा हूँ, या तो डबल अंडरलाइन कर दो कि उस अंधे को दिखाओ, जो एग्जामिनर होता है ना कॉपी चेक करने वाला, उसकी थोड़ी आंखें खराब होती है, तुम ये मान के चलो उस अंधे को नहीं दिखता। दिक्कत का क्या होता है, उन बंदों के जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसके पास 500 से 800 कॉपीज होती है एक एक बंदों के पास, हाँ सच में ज़्यादा भी हो जाती है आधी बार। तो वो बंदा पता है क्या करेगा, ये तुम उसके हाथ में सजेस्टेड आंसर है, सॉरी मॉडल सॉल्यूशन है, ये उसके हाथ में कॉपी है तुम्हारी। अगर उसको फटाफट फटाफट दिखा कि हाँ ये इधर तुमने ये लिखा है, ये इधर तुमने लिखा है, ये इधर तुमने लिखा है, तो तुमको मार्क्स मिलते जाएंगे, हाँ एग्जैक्ट। अगर उसको कहीं पे भी ढूंढने में परेशानी हुई तो भाई उसको इतना टाइम नहीं है कि वो घूंसता फिरेगा एक एक कॉपी में, ढूंढेगा ध्यान से, अरे इसने कहाँ लिखा है, ये वाली चीज़ कहाँ लिखी है, इतना टाइम नहीं है उसके पास। वो काट के आगे बढ़ जाएगा, तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कटु सत्य है। आधी बार बच्चों को यही आते हैं, सर हमने लिखा तो सब कुछ सही था, मार्क्स क्यों नहीं मिले। भाई तुम सही थे पर अब आईसीआई गलत है, क्या करूँ। तो भाई तुमको अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा उन अंधों के चक्कर में। तो तुम इसको डबल लाइन करके आओ जो भी कीवर्ड है, या फिर गोला मार दो, गोला मारने में भी कोई दिक्कत नहीं, जो फटाफट हो जाए कि उसको दिख जाना चाहिए, ये ले भाई मेरे थोड़े कम दिखने वाले आदमी, ये ले ये मेरा कीवर्ड है। अब उसको जैसे कीवर्ड तुम्हारा वाला और उसका मैच हुआ तुमको 1 मार्क्स, फिर ऐसे 1 मार्क्स,
ऐसे रखना है। तो पॉइंट नोट करके आना, क्या बोला मैंने, एक तो आंसर जब भी थ्योरी सब्जेक्ट में प्रेजेंट करो पॉइंट नोट कर लो, पहला पॉइंट तोड़ तोड़ के नोट करते रहो, कहीं पे तोड़ तोड़ के लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट में, कभी भी पूरा पैराग्राफ में लगे, सॉरी पॉइंटर फॉर्मेट में, पैराग्राफ में कभी मत डाल देना। मैं शायद थोड़ा भी तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर तुमको लगे तो स्लो मोशन कर लेना, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है भाई, मुझे कि वीडियो जल्दी खत्म करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बस। और फिर उसके बाद कीवर्ड बोल्ड करने, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, बोल्ड मतलब तुमको हाईलाइट या मतलब डबल अंडरलाइन या फिर गोला मार देना उसमें, ठीक है। हर चीज़ के मार्क्स होंगे यहाँ पे जो है लिखे हैं। ये देखो हम नीचे लिखा है कि 1 मार्क फॉर एनी 2 पॉइंट बिलो, इनमें से कोई से भी अगर 1 मार्क मिल जाएगा, 2 पॉइंट लिखोगे मतलब 1 पॉइंट का 1 मार्क्स मिल जाएगा कोई से भी, ठीक है। अब सर जब कंपनीज एक का क्वेश्चन हो तो जनरली कैसे मार्किंग होती है, ये देखो जैसे कंपनी के क्वेश्चन ने क्या पूछा, देखो कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन में मैंने तुमको हर बार बोला है, पहले भी मैंने तुमको बताया हुआ ये चीज़ तो, कि सर कंपनीज एक्ट वगैरह इस तरह का जो भी लो वाले क्वेश्चन आए जिसमें प्रोविजन वगैरह एक्सप्लेन करना हो, तो हमेशा पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसके बाद तुमको एनालिसिस बताना, उसके बाद तुमको एनालिसिस बताना एंड गिवन केस बताना है। क्या बोला मैं, सबसे पहले तुमको प्रोविजन लिखना है कि जो भी प्रोविजन है रिलेवेंट वो प्रोविजन लिखो, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करो गिवन क्वेश्चन के साथ, गिवन क्वेश्चन को एज इट इज आंसर में चेप दो, चलेगा। एनालाइज कर लो थोड़ा बहुत, प्रोविजन ऐसा बोलता है, गिवन केस ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ भी डाल दो, चलेगा। फिर फाइनल एंड में तुमको कंक्लूजन देना है, फाइनल एंड में तुमको कंक्लूजन देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन दे के आ जाते हैं, ये लो सर, अरे भाई फिर क्या मतलब, फिर मार्क्स नहीं मिलते, फिर बच्चे बोलते हैं सर मार्क्स क्यों नहीं मिला, इसने यही पूछा था। अब देखो ये क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसने क्या पूछा, किस साइज का अपन स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट है या नहीं, मतलब इन्होंने कोई स्वेट इक्विटी शेयर बताया कि इतने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे, कौन सा सेक्शन होता है 52, 53, 54 ऐसे कुछ होते हैं, मेरा भी बहुत टाइम हो गया ना पढ़ा हुआ तो यार कंपनी लो, 53, 54 होते शायद। तो स्वेट इक्विटी शेयर इतने साइज के अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो इसने जो पूछा, तुम तो एक काम करो, मैंने कुछ बच्चों को देखा, कुछ बच्चे एक लाइन में लिख के आ गए थे यस इट इज़ अप्रोप्रिएट और नो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, फिर बच्चे बोले सर मार्क्स क्यों नहीं मिले, हमने तो सही लिखा। अरे भाइयों बहनों, कैसे मूर्खों वाली हरकतें करके आ रहे हो यार, नालायकों जैसी, ऐसे मत करो। तो ये देखो, माना आईसीए ने यही पूछा और लॉक इन पीरियड जस्टिफाइबल है क्या, माना आईसीए ने बहुत छोटा छोटा पूछा, तुम्हारा फर्ज बनता है, बड़ा इंसान बनो, थोड़ा बड़ा दिल रखो, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, तुम्हारा बड़ा दिल है, तुम सब कुछ समझा के आओगे। सर सब कुछ कैसे समझाओगे, सबसे पहले सेक्शन समझाओ। ये देखो ये था आईसीए का सजेस्टेड आंसर, जिसके अंदर इन्होंने पहले बताया कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये लिखा, ठीक है। अब अपन चलते हैं मॉडल सॉल्यूशन पे। एग्जामिनर को क्या मिला, एग्जामिनर को मिला था ये कि सबसे पहले उसको मिला था 1 मार्क्स देना है आपको सेक्शन एक्सप्लेन करने का, कौन सा, ये वाला सेक्शन जो भी है, ये सेक्शन 53, 54 जो भी है, ये वाला एक्सप्लेन करने का 1 मार्क्स। सर सेक्शन नंबर के कोई मार्क्स नहीं होते, सेक्शन नंबर लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता, पर गलत सेक्शन अगर तुमने लिख दिया तो 0 मार्क्स है। तो सेक्शन नंबर मत लिखो, चलेगा, बस वो लिख देना एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट और वॉट एवर द एक्ट यू आर रीडिंग, ठीक है। फिर उसको ये दिया हुआ था कि इस वाला, अगर ये वाला सेक्शन पूरा एक्सप्लेन करा तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये सेक्शन 53 और 54 कि स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय के इशू कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, वो सब 1 मार्क्स। तो पहले सेक्शन एक्सप्लेन करो, उसका 1 मार्क्स है, चाहे आईसीए ने नहीं बोला क्वेश्चन में, तुमको करना है। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन एक और कौन सा है, लिमिट कितनी है स्वेट इक्विटी शेयर की और लॉक इन पीरियड कौन सा है, हाँ ये भी उसी का पार्ट है। अगर ये एक्सप्लेन करा तो इसका 1 और मार्क्स, तो 2 मार्क्स, 1 मार्क्स करके इसके मिले तुमको, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, टोटल 2 मार्क्स मिल गए तुमको सेक्शंस एक्सप्लेन करने के। फिर उसके बाद अब जो आईसीए ने पूछे थे ना, तो तुमको फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर देने का तुमको 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स। अगर तुम ये एक्सप्लेन करके आते डायरेक्ट तो तुमको 2-2 4 मार्क्स ही मिलते 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। आधी बार तो ऐसा होता है कि आईसीआई इनके 1-1 मार्क्स देता है, हाँ होता है, मैंने बहुत बार देखा, ये एग्जाम पैटर्न बदलता रहता है आईसीआई के आंसर का हमेशा, मतलब मार्किंग का। तो आधी बार इसके 1-1 मार्क्स मिलते हैं और ऊपर वाले के 2-2 मार्क्स मिलते हैं, ये भी मैंने बहुत बार देखा है। तो वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट आईसीआई खेलती रहती है, वो तो चलो ठीक है। तो इसके तुमको अब जो फाइनल कंक्लूजन दिया कि हाँ जो भी है, ये बोल्ड वर्ड तुमको लिख के आने हमेशा, फाइनल कंक्लूजन दे दें कि हाँ भाई ये 15 लाख तक के इक्विटी शेयर अलाउ है, इतने इशू कर सकते हो, लॉक इन पीरियड खराब है, लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, 5 साल का नहीं होता, ये आंसर दिया। तो इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, पर सेक्शन लिखने के भी 1-1 मार्क्स थे और आधी बार इनके 2-2 मार्क्स होते हैं। तो हमेशा मैं यही बोल रहा हूँ, सेक्शन कंपनी लोग का आंसर लिखो तो ये देखो मैंने तुमको बता दिया कि मेरे हिसाब से जब भी लिखो सबसे पहले तुमको बताना है रिलेवेंट सेक्शन ऑफ एक्ट का, फिर उसको कोरिलेट करना है एनालिसिस एंड गिवन केस की, जो सेक्शन तुमने लिखा है उसको गिवन केस से थोड़ा कोरिलेट करो। मैं तो रुको, अभी तुमको रैंकर्स की कॉपी, सारी कॉपीज बताऊंगा, टेंशन मत लो, तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे लगता है मुझे, ऐसा मत करो प्लीज यार, कर लो, मेरी भी रैंक्स वगैरह है, ऐसे मत करो, पर मैं तुमको भी रैंकर्स की और कॉपी बताऊंगा। एंड में कंक्लूजन देना, एंड में ऐसे लिखना होता है, कभी भी कोई से लो का क्वेश्चन आ जाए उस टाइप का तो हमेशा ऐसे लिखना, ठीक है सर। अब ये चाहिए सर, अभी चाहिए, नीचे आ जाइए। ये तो चलो फटाफट ठीक है, ये मैंने सीए फाइनल का डाल दिया गलती से, मतलब मेरे को ये सीए इंटर का कोई मिल नहीं रहा था, मैंने सीए फाइनल ऑडिट का डाल दिया मेरे। तो अब देखो कभी भी, मतलब ओवरऑल मेरा क्रक्स ये था, कभी भी पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर हो, पॉइंटर फॉर्मेट में,
तो जनरली मैंने आपको हर बार बोला है, हर बार क्या बोला है मैंने आपको कि सर आप कोई सी भी सब्जेक्ट याद करो, जैसे मैं ऑडिट की बात करूँ अभी, तो अब हो सकता है उसके अंदर 10 पॉइंट होते हैं, हमेशा 10 पॉइंट होते हैं। तो हालांकि मेरे को पता है, चलो तुम बोलोगे सर आप क्लास में 10 के 10 याद करा देते हो, ठीक है मैं ये 10 के 10 याद कराता हूँ, पर मैं तुमको हर बार बोलता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है सर? 5 या 6 मार्क्स के आते हैं ना क्वेश्चन, तो 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ज़्यादा तो ना आता है, 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जब भी आप पॉइंट याद करो तो मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट ही याद करा करो। हाँ मैं सारे करा देता हूँ ठीक है, पर तुमको 5-6 एंड में 2-4 भूल जाते हो, तुम इसलिए मैं सारे कराता हूँ याद। तो तुमको 5 से 6 ही याद करने हैं, बाकी के सब 3-4 पढ़े नहीं पढ़े 10 पॉइंट में से, नहीं पढ़ने सारे, एमसीक्यू कहीं से भी आ जाएगा, एमसीक्यू के सिनेरियो, पर याद केवल 5 से 6 करो, इससे ज़्यादा बर्डन दिमाग को मत दो। 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है। अब देखो यही मैंने बताया तुमको यहाँ पे कि आईसीआई का उनको एग्जामिनर को होता है कि उनको गाइडलाइन देते हैं कि 1 मार्क्स फॉर एनी ईच पॉइंट। तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का था, अच्छा मैंने लिखा नहीं सॉरी, तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इसमें देखो 7 पॉइंट है ना, तो अगर तुम कोई से भी 6 पॉइंट लिख दोगे, कोई से भी 6 पॉइंट, तो तुमको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 1 मार्क्स का 1 पॉइंट है, कोई से भी 6 पॉइंट लिखता है, और साथ में जो भी कीवर्ड है उसको डबल अंडरलाइन या गोला मार के ही चलना। मैंने बोला ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, और कोई पैराग्राफ में नहीं लिखेगा, ठीक है। ये जो मैं कीवर्ड पॉइंट बता रहा हूँ तुमको, ये करना है, ये करना है, ध्यान रखना हमेशा, मतलब समझ के समझना इसको, ठीक है। तो थ्योरी सब्जेक्ट में सर अपन को जनरली ऐसे प्रेजेंट करना, मैं बताऊंगा अभी रैंकर्स की कॉपी वगैरह सब बताऊंगा, रुको रुको रुको। अब एक बार से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आते हैं सर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सर आ जाओ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे। ये सारी टिप्स मैं तुमको एंड में समराइज करा दूंगा। और सर ये देखो, जैसे अकाउंट्स का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बच्चा पता है क्या गलती करके आता है, एक हमेशा क्वेश्चन शुरू करने के पहले, अगर तुम अकाउंट्स का क्वेश्चन है तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समथिंग का क्वेश्चन है तो हमेशा पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नाम लिख के, अकाउंटिंग का नाम और नंबर लिख के 2-3 लाइन समझा दो, कुछ भी 2-3 लाइन, एग्जैक्ट थ्योरी जरूरी नहीं है, 1-2 लाइन समझा दो कि ये ऐसा ऐसा बोलता है और ऐसा ऐसा करना है, कुछ भी मन से लिख दो, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर, और उसको लगना चाहिए तुमने कुछ समझाया, ये मार्ट में। सेकेंड पॉइंट, बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है वर्किंग नोट नहीं बना के आते। वो क्या करने करके आते हैं, वर्किंग नोट बना के नहीं आते। अरे भाइयों बहनों मेरे, वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, मैं बताऊंगा अभी, मैंने भाई, क्योंकि मेरे पास बहुत से एग्जामिनर्स के मैंने सजेस्टेड आंसर बहुत से लिए, ठीक है ना, मैंने बहुत सी कॉपीज भी एनालाइज करी, बहुत से सजेस्टेड मतलब मॉडल सॉल्यूशन मैंने तो उठाया एग्जामिनर से। आधी बार ऐसा होता है, लेट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, आधी बार ऐसा होता है जो मेन आंसर है ना, लाइक मेन बैलेंस शीट बने, तुमने बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, मेन बैलेंस शीट के केवल 4 मार्क्स मिले, आधी बार ऐसा होता है बैलेंस शीट के 4 मार्क्स मिले और 6 मार्क्स मिल गए केवल वर्किंग नोट के। हाँ जी, आधी बार ऐसा होता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स तो बैलेंस शीट के, सिर्फ बैलेंस शीट के 4 मार्क्स, 6 मार्क्स वर्किंग नोट के। हाँ, वर्किंग नोट बनाने हैं और एज पर आईसीआई बनाने हैं, जो आईसीआई अपने मॉड्यूल में बनाता है वो ही बनाने हैं, बात खत्म। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जो कॉपी चेक करने वाला है वो अंधा है, तुम ये मान के चलो उसको कुछ नहीं आता, वो बस ये देखेगा उसके जो इसके हाथ में जो मॉडल सॉल्यूशन है एग्जैक्ट वो उधर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब नहीं है तुमने चाहे दूसरी तरीके से बनाया वो सही होगा, मैं मानता हूँ सही होगा, मेरे में दिमाग है, हाँ है ना, मतलब मेरे में तो है, तो मैं मानता हूँ सही होगा, पर उसको नहीं पता पड़ता है वो दूसरी तरीके का सही है या नहीं, उसको चाहिए आईसीआई का करा हुआ एग्जैक्ट। तो भाई तुम समझ गए ना, बस कुल मिला के वो मान लो वो थोड़ा खराब इंसान है, तुम तो अच्छे बनो, तुम क्यों मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो। जब अपन को पता है सामने वाली गाड़ी अपन को ठोकने वाली है तो अपन तो साइड में उतर जाएंगे ना आराम से, और अपन को तो पता है ना अपन कुछ सुधार सकते हैं। तो तुम आईसीआई के हिसाब से एग्जैक्ट वर्किंग नोट बनाना, आईसीआई के हिसाब से। ये देखो अब बताता हूँ तुमको, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, AS23 शायद, बोरिंग कॉस्ट, हाँ बोरिंग कॉस्ट, इसने क्या बोला, कैलकुलेट करो बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग वाली, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सर अब ये देखो इसके आईसीआई का मार्किंग पैटर्न देखो, जो तुमको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, ये है आंसर, तो यही खत्म हो जाना चाहिए उस हिसाब से, क्वालिफाइंग असेट पे कितना होगा, नॉन क्वालिफाइंग पे कितना होगा, आंसर तो यही खत्म हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सर इस वाले को कैलकुलेट करने का आपको 2 मार्क्स मिले आईसीआई के, इस वाले को कैलकुलेट करने का 1 मार्क्स मिला, तो फिर बाकी के 2 मार्क्स वर्किंग नोट के हैं। ये लो, ये बाकी के 2 मार्क्स ऐसे ही बोलता है कि इस बच्चे ने अगर वर्किंग नोट बनाया तो 1 मार्क्स इसका दो, 1 मार्क्स इसका दो। तो तुमको कभी ऐसा हो तो, अब ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वर्किंग नोट तुमको बनाना है हमेशा, वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है, ये 80 to 500 का, थोड़ा बहुत फॉर्मेट बदल दोगे चलेगा, बट एंड में तुम्हारा वर्किंग नोट का आंसर 80 to 500 आना चाहिए। साथ में वेटेड एवरेज का इंटरेस्ट रेट निकालना है, एंड में क्या निकल के आया 11.90 वेटेड एवरेज। तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट बदल देगा वो सब चलेगा, जल्दी जल्दी लिख लो, राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो टेबल्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं आधे बच्चे, स्केल से टेबल बनाती है, स्पेसिफिकली मेरी बहनें लड़कियाँ, भाई क्यों सजा रहे हो कॉपी को, कोई नहीं देख रहा, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की अपना एग्जाम नहीं चल रहा, मत टाइम वेस्ट करो, इतना लाइनें बना रहे हो बैठे बैठे स्केल से, भाई क्या कर रहे हो तुम,
स्कूल में हो क्या यार, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, नहीं फर्क पड़ता, लाइनें वाइनें कुछ नहीं बनानी, कुछ कोई मार्क्स नहीं होते उनके, चुपचाप बस ये लिख के आ जाना बिना टेबल बनाए, वो तुम थोड़ा रफ में लिख के आ जाओ चलेगा। जो फाइनल आंसर आ जाए, जो फाइनल आंसर आ जाए उसको गोला मारो, गोला मतलब गोला, बिल्कुल सर्कल मारो, इसको सर्कल मारो, इसको सर्कल मारो, इसको सर्कल मारो, इसको सर्कल मारो। उस कम दिखने वाले अंधे को दिखाओ कि भाई ये देख, तेरे यहाँ पे भी ये वाला आंसर है, मेरे यहाँ पे भी ये वाला आंसर है, गोला देखते, उसके पास इतना टाइम नहीं है एक एक डीप में घुसेगा तुम्हारी कॉपी में, उसको दिखा अच्छा हाँ इसने गोला मारा, वो मैच हो रहा है मेरी कॉपी से, गोला मारा वो मैच हो रहा है, तो बस वो तुमको मार्क्स दे देगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने क्या बोला, हमेशा पहले ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा मैं मान रहा हूँ, तुम बोलोगे सर यहाँ पे ठीक है, कभी कभार ऐसे नहीं लिखते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नंबर वगैरह, पर तुम लिखना आधी बार लिखती है वो, तो तुम अकाउंटिंग पहला पॉइंट नोट करना प्रैक्टिकल में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम हमेशा लिख के आना। दूसरा, वर्किंग नोट हमेशा बना के आने, नोट करते रहो, वर्किंग नोट हमेशा बनाने, उनके नंबर वर्किंग नोट एज पर आईसीआई ही होने चाहिए। तीसरा, जो भी फाइनल आंसर हो उसको गोला मार देना। चौथा पॉइंट, सर जो वर्किंग नोट तुम कोई भी कैलकुलेशन, अब आधे बच्चे क्या होते हैं वर्किंग नोट क्यों नहीं बना के आते सर, वो कैलकुलेशन आते दिमाग में कर लेते, दिमाग में कर लेते, कैलकुलेटर पे या कुछ भी कर लेंगे फटाफट कर लेते, नहीं भाई चौथा पॉइंट लिखो, कोई भी कैलकुलेशन दिमाग में नहीं करनी, कोई भी कैलकुलेशन दिमाग में नहीं करनी। तुमको अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तुम कॉपी पे लिख लो, तुम वहां पे लिख लो कि मैंने ये कैलकुलेट करा, मैंने ये कैलकुलेट करा, तुम लिख लो। आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब कौन सी वर्किंग नोट के मार्क्स अलॉट करवा दे, तो तुम शायद सोच रहे हो कि नहीं नहीं इसका थोड़ी ना मार्क्स होगा, तुम वो यहाँ पे लिख नहीं रहे हो, तुम वो कैलकुलेशन माइंड में कर रहे हो, नहीं भाई तुम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो कॉपी में कर लो, वर्किंग नोट लिखो वहाँ पे, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4, और यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बना दिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर अगर कम बनाया ना तुमने, कोई वर्किंग नोट चाहिए था इसे को नहीं बनाया तो कट जाएंगे। तो इसलिए कोई भी कैलकुलेशन करो दिमाग में मत करो, तुम लिख लो वहाँ पर, कोई भरोसे नहीं ऐसे कब किसके मार्क्स दे दे, भाई मैंने बहुत बार देखा है ये, इसीलिए ये पॉइंट नोट करते रहना, मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ, वरना वीडियो बैक करके वापस सुनो वो पॉइंट भाई। अरे ये ऊपर चले गया थोड़ा, अभी देखो कैश फ्लो का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाला जो है ना मैंने यहाँ पे लिखा थोड़ा ऊपर चले गया, मेरा फॉर्मेट बिगड़ गया थोड़ा, जल्दी बनाया था। तो ये देखो कैश फ्लो जो तुम बनाते हो, तो कैश फ्लो का आईसीआई को इंस्ट्रक्शन होता है, मैं बताऊंगा भी रैंकर्स की कॉपी, रुको तो सही, तुम शांति रखो। कैश फ्लो की जो आईसीआई वाला जो एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन देता है, वो बोलता है कि हर एक लाइन आइटम, जो भी लाइन आइटम है, ये है ये है ये है ये है ये है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन होगा, हर एक लाइन आइटम के 0.5 से 1 मार्क्स मिलते हैं। कि अगर तुम्हारा ये डेप्रिशिएशन सही है तो इसका लेट से 0.5 मिल गया, या फिर अगर तुम्हारे सब कुछ सही आ रहा है सही आ रहा है सही आ रहा है, ये वाला गलत है तो इसका 0.5 कट जाएगा, ये गलत आया इसका 0.5 कट जाएगा, मतलब स्टेप वाइज मार्किंग है, जो सही है उसका मार्क्स मिल गया, गलत है नहीं मिला। तुम बोलोगे सर हमारा एंड का आंसर ये वाला टोटल मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अगर ये सही है तो इनका 0.5, इसका 0.5, इसका 0.5, या जो भी आईसीआई ने डिसाइड करा हुआ है, जो भी आईसीआई ने डिसाइड करा हुआ है, ठीक है ना। तो आधी बार आईसीआई पता है कैसे डिसाइड करता है इन वाले बड़े क्वेश्चंस में, इनमें लाइन आइटम्स में, वो बोलता है कि इन सब के लेट से टोटल 6 मार्क्स, 3 मार्क्स है इन सब का, टोटल 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी हो। फिर आईसीआई बोल देता है कि अगर बच्चे ने जो जो एक एक गलत करा, लेट से ये गलत निकला, ये गलत निकला, ये गलत निकला, इसका 0.5 काट लो, इसका 0.5 काट लो, इसका 0.5 काट लो, ठीक है। तो स्टेप वाइज मार्किंग है, हर एक फिगर के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, 0.5 या 1 मार्क्स उस हिसाब से होता है, ठीक है। साथ में ये वाली चीज़ों के कोई मार्क्स नहीं होते, इसको तुम जल्दी जल्दी लिख के आओ चलेगा, बस ये जो न्यूमेरिकल फिगर है इनके मार्क्स हैं। जैसे ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इसको नेट पीबीटी लिख दो चलेगा, नेट पीबीटी कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए सामने वाले को तुम क्या बोल लिखना चाह रहे हो, वो तो ऑफकोर्स मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद सर अब ये देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था सर, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ऊपर ये देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली एक उसके 6 या 7 मार्क्स थे, 6 मार्क्स थे शायद, मैं लिखना भूल गया सॉरी इसके अंदर यार, इसके 6 मार्क्स थे जितना मुझे याद है। कैश फ्लो के 6 मार्क्स थे, और बाकी के जो मार्क्स थे ना, 2 मार्क्स इसका था, 1 मार्क्स इसका था, 1 मार्क्स इसका था, वर्किंग नोट का मार्क्स था। तो तुमको वर्किंग नोट भी बना के आना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का तुमको एक वर्किंग नोट बना के आना है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का वर्किंग नोट बनाना है, फिर कोई व्हीकल अकाउंट का जो भी एडजस्टमेंट था उसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के मार्क्स से अब देखो मैं तुमको एक कॉपी बताता हूँ, अभी बहुत सी कॉपीज बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये देखो एक रैंकर की कॉपी है, ये क्वेश्चन अलग है ये वाला नहीं है, पर अब ये देखो ये कैश फ्लो का ही क्वेश्चन है, ये देखो
ये मैंने बोला ना हर एक आइटम के होते हैं, ये देखो इसके हर एक आइटम पे टिक लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, हर एक आइटम के मार्क्स मिल रहे हैं इसको, हर एक आइटम के मार्क्स, इसके मार्क्स, ये सही है, 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 तो इसको हर एक के मार्क्स मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, एंड में टोटल हो जाती है, एंड में टोटल करके वो यहाँ पे दे देता है। तो उसका ये देखो यहाँ पे जितना मेरे को पता है, शायद ये भी मैंने भी एग्जैक्ट भूल गया मैं ये वाला, पर जितना है देखो ये एक गलत हुआ तो 0.5 मार्क्स कटने चाहिए उसके, 0.5 कटने चाहिए। तो ये देखो इसने पता है कितने दिए इसको, ये देखो 5.5 दिए, 6 में से इसके 0.5 दिए, 0.5 काट दिए, 6 में से 0.5 काटे 5.5 मिला, क्योंकि उसका एक एडजस्टमेंट गलत हो गया था। रैंकर की कॉपी है, बाकी हर एक पे टिक टिक के मतलब राइट है, तो ऐसे मार्क्स होगा। फिर उसको वर्किंग नोट के मार्क्स मिले, तुमने इसने जो वर्किंग नोट बनाया इसका एक वर्किंग नोट का एक मार्क्स मिल गया, ठीक है। फिर जो वर्किंग नोट बनाया उस हिसाब से उसका दूसरा मार्क्स मिल गया उस हिसाब से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आइटम। तो तुम ये मत सोचना सर मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो करे नहीं करे, कोई बात नहीं भाई, जितना आता है उतना कर लो, उसके मार्क्स तो मिल ही जाएंगे तुमको, इतना टेंशन मत लो, जितना आता है उतना कर लो। सर अभी सी एफ एस का क्वेश्चन देखो यार, सी एफ एस का क्वेश्चन ना मैंने सी ए इंटर का ना उठा के सी ए फाइनल का उठा लिया, क्योंकि सी ए मैंने मेरे पास बना हुआ था सी ए फाइनल का, पर बात सेम ही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगभग सेम ही है, तुम आओगे फाइनल में पता पड़ जाएगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तुम बनाते हो तो तब भी सेम बात है, तब भी वापस से सेम बात है वैसे वो। सर जब भी तुम सी एफ एस बनाते हो तो हमेशा मैंने कहा एक तो इन वाले ये अपने सी एफ एस बना लिया, कितने का मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो केवल इन फिगर्स के मार्क्स होते हैं, इनको भूल जाओ। अगर तुम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसे इतना बड़ा नाम है, इसको पीपी लिख के आ जाते तो भी हो जाता, गुडविल को तुम डायरेक्ट GW लिख के आ जाते तो भी हो जाता। पहली बात तो ये, साथ में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, केवल इस बैलेंस शीट के 6 से 8 मार्क्स ही मिलेंगे, केवल इस बैलेंस शीट के 6 से 8 ही मिलेंगे, हर एक पॉइंट का 0.5 या 1 मार्क्स होगा, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये पॉइंट सही है तो इसका 0.5 मिल जाएगा, ये पॉइंट सही है इसका 0.5 मिल जाएगा, ऐसे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके 6 से 8 मार्क्स ही है, क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, बाकी के मेरे भाइयों बहनों वर्किंग नोट के मार्क्स है, ये लो, कि अगर तुमने ये वाला वर्किंग नोट बनाया परचेस कंसीडरेशन का तो 1 मार्क्स मिलेगा, नेटवर्थ निकालने का बनाया तो 1 मार्क्स मिलेगा, गुडविल कैलकुलेशन करा तो 1 मार्क्स मिलेगा, पीपीई का कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स असेट, जो एनसीआई होती है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले जो होते हैं, माइनॉरिटी वालों का 2 पॉइंट अगर तुमने वो निकाला, रिटेन अर्निंग का 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स। क्या समझे तुम, वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज पर ICAI बनाना है। फॉर्मेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा वो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो येलो येलो करे ना वो फिगर मैच होने चाहिए। अब से इसकी ट्रिक बताओ एक कुछ। सर देखो आधी बार क्या होता है, बच्चों को कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना, मैंने बहुत बच्चों को देखा है बच्चों को कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं आता, तो बच्चे पूरा छोड़ देते हैं टाइम होने के बाद भी। नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, मैंने अभी क्या बोला, तुम्हारी बैलेंस शीट के हर एक आइटम के मार्क्स है, तो भाई कंसोलिडेशन अगर तुमको लेट से कंसोलिडेशन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, गुडविल निकाल पाते तुम, कैपिटल रिजर्व वगैरह 2-3 चीजें तो ऐसी होती है जो अपन नहीं निकाल पाते। तो सर अगर मैं यही दूं, मेरे को किसी का मेरे को इन जनरल किसी की इन्वेंट्री निकालनी है, अगर कोई इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट नहीं है, मेरे को फिक्स असेट निकालनी है, लाइबिलिटी निकालनी है, तो मैं पूरी बैलेंस शीट बना दो। तो जनरली कंसोलिडेशन कैसे करते हैं, ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है, ये बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, इन दोनों को तुम ऐड कर दो, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट को और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को ऐड कर दो और वो फिगर्स तुम यहाँ पर लिख दो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दो, कुछ तो सही होगा कि लेट्स से जो फिक्स असेट है वो इतनी की इतनी निकली, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इन्वेंट्री इतनी की है, देखो इन्वेंट्री कैसे निकाली इन्होंने 550 प्लस 100 ये हो गई, ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ऐड कर दिया, कैश कैसे निकाला, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ऐड कर दिया। तो भाई जो जो तुम्हारे सही आइटम होते जा रहे हैं उनके मार्क्स तो मिल जाएंगे, वो तो कितना ईजी है, दोनों को ऐड ही तो करके लिखना है। अगर टाइम हो आता हो तो गुडविल वगैरह सब निकाल के अपन को बनाने वर्किंग नोट, पर अगर मैं वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ या तो टाइम नहीं है या फिर आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को ऐड करके आ जाओ तुम, तो जो जो सही होगा उसके मार्क्स तो मिल जाएंगे। एटलीस्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स तो 3 मार्क्स तो 4 मार्क्स तो कुछ तो मिलेगा भाई, समझे, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो सर हमेशा ये 6 से 8 मार्क्स ही होते हैं केवल मेन बैलेंस शीट P&L के कंसोलिडेशन के, वर्किंग नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्किंग नोट के मिलेंगे हमेशा मार्क्स, ठीक है ना। और वर्किंग नोट मैंने हजार बार बोला ICAI के हिसाब से बनाना, पागल होता समझना। साथ में तुमको स्टार्टिंग जब भी लिखनी है ना स्टार्टिंग, तो तुमने परसेंट ऑफ एक्विजिशन बताना है कि ए लिमिटेड ने इतना परसेंट एक्वायर कर लिया, लेट से 80% शेयर एक्वायर कर लिए बी के, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है ये भी तुम लिखना, नोट कर लो भाई ये सब पॉइंट इनके मार्क्स से, ठीक है। और हमेशा जो भी तुम लिख रहे हो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह का ऊपर नाम लिख के आना, आधी बार नहीं लिखती ICAI, आधी बार लिख देती है और मार्क्स होते, तुम तो लिख के आना, केवल एक लाइन लिख दो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वॉट एवर दिस 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 दिस, 2-1 लाइन लिख के शुरू कर दो क्वेश्चन। तो अब ये देखो रैंकर की कॉपी है,
मैंने नहीं बोला, एक तो वर्किंग नोट बना के आना है। तो इस बंदा बहुत बढ़िया रैंकर था भाई, कौन सा है मेरे को भी पता नहीं, रैंकर कॉपी है ये देखो। वर्किंग नोट बनाया इसने 1, फिर वर्किंग नोट बनाया इसने 2 3 4, सब कुछ कैलकुलेट करा। सी इंटर का ही है ये देखो। इसने सबसे पहले निकाला कि इसने कितने शेयर लिए, 80%। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या, 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे आईसीआई ने टिक मारा, टिक मारने का मतलब उसको इसका मार्क्स मिल गया। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें, कोई भी चीज दिमाग में मत रखो सर ये तो कॉमन सेंस वाली कैलकुलेशन है, दिमाग से यूज। कॉमन सेंस अपन में है, एग्जामिनर में नहीं है, वो अंधा है, वो दिमाग बिना दिमाग का है, उसको बतानी पड़ती है हर चीज। तुम लिखो, कोई भी चीज दिमाग में नहीं करनी, या लिखो, उसका तुमको मार्क्स मिलेगा। फिर मैंने बोला हर एक लाइन आइटम के मार्क्स होते हैं। ये देखो अभी तो ये वर्किंग नोट चल रहा है, तो वो हर एक आइटम के भी वो मार्क्स दे रहा है, टिक टिक टिक, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, उसके मार्क्स। तो तुमको इसके 2 मार्क्स मिल गए। इसका 1.5 का ही कट गया होगा, 0.55 कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है हो गया इतना तो। फिर देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इसने वर्किंग नोट बनाया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट बनाया, सबके मार्क्स मिलते जा रहे हैं इसको, सबके मार्क्स धीरे 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 मिलते जा रहे हैं। यही समझा रहा हूँ वर्किंग नोट। फाइनली उसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई है फाइनली, और उसमें भी अब उसके हर एक फिगर पे टिक 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 हो रहा है, मतलब हर एक फिगर का उसको मार्क्स मिल रहा है। समझे सब ये चीज़ है। बैलेंस शीट का उसको शायद केवल 2.5 मार्क्स मिला भाई, 2.5 या फिर 3 मिला होगा मैक्सिमम। तो अब देखो बैलेंस शीट का कितना कम मार्क्स मिला है उसको। ये तो अब ये तो तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे होंगे, अभी तो पता पड़ रहा है सर्टिफाइड नोटबुक से। बैलेंस शीट का 2.5-3 मार्क्स मिले उसको, और ऊपर वर्किंग नोट के ज़्यादा मिल गए मुझे तो लग रहा है उसके। ये देखो, तो भाई इसीलिए वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम समझते नहीं हो, मेरी बात मान नहीं रहे ऊपर से। ठीक है सर। तो अब उसको टोटल जो भी मार्क्स आने थे वो आ गए, हर एक आइटम का उसने चेक करा। फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बना दिए उसने, जो भी था नोट्स टू अकाउंट बना दिया। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ छोटी छोटी चीज़ तुम इग्नोर करते हो। सर एफएम का क्वेश्चन है, एफएम का क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, एडवाइस करो कंपनी को कि उसको अपनी क्रेडिट टर्म चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो कैलकुलेशन इंक्रीमेंटल हो रहा कैलकुलेशन। तो पता है एक बच्चे की कॉपी देखी थी मैंने जब नोटबुक एनालाइज कर रहा था, तो उसने बिल्कुल सही आंसर लिया था, दिखा बताया था फाइनली कि क्रेडिट टर्म चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसने येस और नो में करके डिस्क्रिप्शन दे दिया 3 लाइन में कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आंसर सही था उसका कि हाँ येस करा था, नो करा था, जो भी सही था। फिर वो बोल रहा था सर 5, एक जने से मतलब मैं तो देख रहा था, एक जने से बोला, "सर, इसमें 5 मार्क्स क्यों नहीं मिले, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए", जो भी उसका कंक्लूजन था। महाराज ने कोई कैलकुलेशन ही नहीं करी, और वो पूछ रहे लोगों से इसके मार्क्स क्यों नहीं मिले। मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया। इसीलिए अब ऐसा हो तो ये देखो, तुमको सबसे पहले कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट में कितना था, प्रपोज में कितना है, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, पहले की कितनी थी और नई वाली प्रपोज कर रहे हो, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। फिर फाइनली तुम कंपैरिजन करोगे प्रेजेंट पॉलिसी वर्सेस प्रपोज पॉलिसी का, मेनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेट प्रॉफिट कॉस्ट, ये सब निकालने का, उसका 2 मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके तुमको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर फाइनली ये देखो, ये 1 मार्क इसका मिला, 1 मार्क इसका मिला, फिर 1 मार्क 2 मार्क इसका मिला, और 1 मार्क केवल किसका मिला, उसको भी एक ही मिला था एडवाइस करने का फाइनली, कि उसको पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसने लिखा था हाँ पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो उसको भी 1 मार्क्स ही मिला था उसका। तो ये 1 मार्क्स इसका मिला है। ऊपर भाई तूने कोई कैलकुलेशन ही नहीं करी। माना आईसीआई ने तो यही पूछा है कि एडवाइस करो, पर मैंने बोला ना आईसीआई को छोड़ो, अपन बड़ा दिल रख के सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ बस वही मैंने बोला कि हमेशा स्टार्ट करने के पहले 2-3 लाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिख देना। वर्किंग नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आधी बार वर्किंग नोट के ज़्यादा मार्क्स होते हैं मेन सॉल्यूशन से भी, ये बात मैंने तुमको बोला है। कोई भी कैलकुलेशन दिमाग में मत करना, तुम वहाँ पर लिख के आना जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है। एंड में अगर उसने कोई कंक्लूजन पूछा है, एडवाइस पूछा है, तो वो थ्योरी भी तुम लिख के आना, जैसे उसने लिखी है ना यहाँ पे थ्योरी, ये लिख के आना, ठीक है। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन, टैक्स से क्वेश्चन कैसे करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जनरली मैं क्वेश्चन बताऊँ, जैसे पीजीबीपी के क्वेश्चन जो आते हैं ना, पीजीबीपी हो गया, टोटल इनकम का क्वेश्चन हो गया, तो उसके अंदर तुम्हें पता है क्या होता है, वो सेम स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तुम जो एक एक एडजस्टमेंट करोगे, हर एक एडजस्टमेंट के मार्क्स से, ये वाला एडजस्टमेंट सही है, इसका 1 या फिर 0.5 मार्क्स या 2 मार्क्स, जो भी आईसीआई ने डिसाइड करा हुआ होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो इसका मार्क्स मिलेगा। चाहे ये गलत हो गया तो इसका नहीं मिलेगा, पर ये सही है तो इसका मिल जाएगा, ये सही है इसका मिल जाएगा, ऐसे मार्क्स मिलते जाएंगे। तो चाहे तुम्हारा फाइनल आंसर ये गलत आया, चाहे तुम्हारा फाइनल आंसर गलत आया, पर तुम्हारे ऊपर जो जो सही थे, जो जो एडजस्टमेंट तुमने सही करे टोटल इनकम में, उनके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। साथ में दूसरी चीज, जो भी तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो, जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो, जैसे तुमने यहाँ पे ईपीएफ को ऐड करा, ठीक है ना, तो वो क्यों ऐड करा उसका एक एक्सप्लेनेशन दे दो। वो एक्सप्लेनेशन तुमको देना कंपलसरी, और एक्सप्लेनेशन गलत मत देना। अगर एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। माना तुमको यहाँ पे ऐड करना था, तुमने ऐड ही करा उसको, पर तुमने एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर ध्यान रखना, सेक्शन नंबर देना कंपलसरी नहीं है, पर अगर तुम दे रहे हो तो सही होना चाहिए। अगर अगर तुमने गलत दे दिया, तुमने सेक्शन नंबर पूरा कट हो जाएगा, चाहे तुमने एडजस्टमेंट सही कराओ, नहीं मिलेगा मार्क्स उसका। ये बात ध्यान रखना। तो तुम एक काम करो, तुम सेक्शन नंबर दिया ही मत करो जब तक बिल्कुल श्योर ना हो,
ठीक है। और कोशिश करना, एक तो एक चीज़ क्या, वर्किंग नोट जो भी बनाओ कि तुमने ये बनाया, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट करा, उसके नीचे जस्ट वर्किंग नोट बना दो, ये वाला करा, इसके नीचे जस्ट वर्किंग नोट बना दो। आईसीआई के एग्जामिनर के पास जो मॉडल सॉल्यूशन आता है, मॉडल सॉल्यूशन ही है ये वाला, तो उसके वो ऐसे ही करता है, मॉडल सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि ये एडजस्टमेंट और इनके जस्ट नीचे ये वाला, ये देखो ये है ना, ये इनके जस्ट नीचे ये वाला एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन। तुम चाहो तो कुछ बच्चे जैसे नीचे नीचे वर्किंग नोट बना के आते हैं, वर्किंग नोट 1 2 3 वैसे भी बना तो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम कोशिश ऐसी करो ना कि जो उसका मॉडल सॉल्यूशन है उससे तुम्हारी कॉपी एग्जैक्ट मैच ही करवा दो, वो तुम्हें मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए, उसको मैच ही करवा दो पूरी की पूरी। तो अगर उसके मॉडल सॉल्यूशन में अगर उसके जस्ट नीचे ही आता है ये कि ये एडजस्टमेंट करा, उसके जस्ट नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, ये एडजस्टमेंट करा, उसके जस्ट नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर उसके मॉडल सॉल्यूशन में ऐसा आता है तुम भी ऐसा ही दे दो ना, क्या दिक्कत पड़ रही है अपने को। तुम भी, और इतना लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, छोटा मोटा दे देना, 1 2 लाइन का चलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, कि हर एक एडजस्टमेंट के अपने सेपरेट मार्क्स होते हैं, एक पॉइंट ये नोट करना। एक और तुमको हर एक के साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, तुम कोशिश ये करना कि जितने भी ऐड वाला आइटम है उसको पहले सबको ऐड कर लो, फिर जितने भी लेस वाला आइटम है उन सबको फिर एक साथ माइनस कर लो। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि तुम ऐड वाले सारे ऐड करो एक साथ लेस वाले, पर मेरा वही कहने का मतलब है कि वो अंधा है। आधी बार तुम कभी ऐड कर रहे हो, कभी माइनस कर रहे हो, कभी ऐड कर रहे हो, कभी माइनस कर रहे हो, अगर उस अंधे को कुछ सही से नहीं दिखा, कोई गलती से एक आधा पॉइंट छूट गया, तो तुम्हारे नुकसान हो जाएगा, तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यही अगर तुमने सारे के सारे ऐड एक साथ करे तो उसको ईजी रहेगा, उसको चेक करने में ईजी रहेगा। भाई उसके पास बहुत सारी कॉपी है, उसका काम जितना ईजी करोगे वो तुमसे खुश होगा और तुमको मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए तुमको उसका काम थोड़ा ईजी करने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक, वरना ठीक है। ठीक है। और आधी बार बच्चे, मैंने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन होता है टैक्स कैलकुलेट करने का और बच्चे केवल टोटल इनकम तक कैलकुलेट करके आ जाते हैं। नहीं भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तुमको अगर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा है तो टैक्स कैलकुलेट करना, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद एंड में राउंड ऑफ लगा के भी आना, जो भी राउंड ऑफ के सेक्शन होते हैं उसको राउंड ऑफ भी करके आना, उसके भी मार्क्स होते हैं, जो येलो येलो करे इन सबके मार्क्स है, तो वो ध्यान रखना दीपा। वैसे सेम है कि कोई भी दूसरा टैक्स का क्वेश्चन तो ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे, सीखे। सर टीडीएस टीसीएस के अंदर कैसे क्वेश्चंस देख के आने, टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चे पता है क्वेश्चन में क्या लिखते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा है कि ये गिवन केस है, इसको कमीशन दिया है, तो क्या टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, और कटेगा तो कितना कटेगा। वो डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाते हैं, यस टीडीएस एप्लीकेबल होगा और @ इतना % का इतना काट लो, डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं कि हाँ भाई टीडीएस कटेगा और इतने रुपए का कटेगा। अरे भाई क्या पागलों जैसी हरकतों से, नालायकों जैसी हरकतें कर रहे हो यार तुम लोग। भाई इतनी बार बोला ना मैंने अभी, पहले हमेशा टीडीएस का प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, फिर सेक्शन नंबर के मार्क्स होते हैं टीडीएस में, सेक्शन नंबर के मार्क्स होते हैं। टीडीएस का पूरा प्रोविजन समझो कि एज पर टीडीएस सेक्शन नंबर 194, एज पर सेक्शन नंबर 190, मेरे को सेक्शन याद नहीं आ रहे भाई, छोड़ दो वो, जो भी 194 लेट से आई ले लो, हाँ एच ले लो, कमीशन एजेंट वाला, तो वो कुछ भी ले लो कि वो क्या क्या बोलता है, उसका क्या सेक्शन नंबर है, पूरा एक्सप्लेन करो कि अगर इतने अमाउंट से ऊपर हुआ 10,000 15,000 रुपये के ऊपर तो इतना % कटेगा। और फिर पहले मैंने टीडीएस का सेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर बताओ कि गिवन केस के अंदर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि गिवन केस के अंदर ये है तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। फिर एंड में बता दो उसका कंक्लूजन और अमाउंट कि भाई अगर टीडीएस कटेगा तो उसका कैलकुलेशन करके अमाउंट बता देना, नहीं कटेगा तो बता देना इसलिए नहीं कटेगा, तो तोड़ के लिख के आना टीडीएस सेक्शन वगैरह ये सब लिख के आना, ठीक है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही, और जो भी फाइनल आंसर आया, जैसे यहाँ पे फाइनल ये आंसर आया, इसको गोला मार के आना, गोला मार के आना, पर हमेशा सेक्शन वगैरह गिवन केस समझाना। अब ये देखो रैंकर की नोटबुक देखो, ये रैंकर की नोटबुक है किसी, तो ये देखो इस बच्चे ने भी बिल्कुल मस्त करा इसने। और देखो एक और चीज़ देखना, नोट करना, जब भी तुम आईसीआई में क्वेश्चन प्रेजेंट करो, आधी बार एग्जामिनर के दिमाग से क्वेश्चन निकल जाता है कि वो क्वेश्चन तुमने लिखा है पर उसको पता ही नहीं पड़ता तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा ही नहीं करा है, आधी बार उसके दिमाग से निकल जाता है। इसीलिए जब भी तुम आंसर लिखो ना, हर नया आंसर नए पेज से शुरू करना, हर नया आंसर नए पेज से शुरू करना। भाई तुम्हारे रुपए नहीं लग रहे कॉपी के, तुमको बिल्कुल खुले खुले आराम से लिख के आओ। तुम्हारी राइटिंग गंदी है, 1 2 लाइन छोड़ छोड़ के आराम से लिख के आओ, अच्छा दिखनी चाहिए कॉपी। और साथ में जो भी तुम क्वेश्चन लिखो उसको ऐसे यहाँ पे बीच में सेंटर करके बड़ा बड़ा लिखना, उसको बोलना देख अंधे देख, ये मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया, मैंने क्वेश्चन 2 भी शुरू कर दिया, उसको बोल देख अंधे, तो बीच में बड़ा सा लिख के आओ कि मैंने क्वेश्चन 2 भी शुरू कर दिया। इस रैंकर ने भी यही करा। फिर उसके बाद ये देखो उसने सबसे पहले सेक्शन समझाया, सेक्शन 194 आई, उसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा बोलता है। फिर उसने बताया क्या एक्सेप्शन है, फिर उसने बताया गिवन केस क्या बोलता है, मैंने जो तुमको बोला, फिर फाइनली आंसर दिया, तो उसको पूरे मार्क्स मिले इसके अंदर। पर इसने भी एक गलती करी है, जैसे इसमें यहाँ पे तो इसने अंडरलाइन कर दिया 90,000 फाइनल आंसर है, तुम भी इसको गोला मार देना, अंडरलाइन कर देना जो भी। पर हालांकि उसने एक गलती करी कि उसका काम इसलिए हार्ड करा, तुमको क्या करना है
यहाँ पे डबल अंडरलाइन करके आना है कि भाई ये है, ये 10% है, ये 2,40,000 है, इनको अंडरलाइन करके आना, तुम करके आना, है ना। सर वैसे सेम जीएसटी का भी क्वेश्चन में ऐसे कि सेम करना है कि जीएसटी में भी कभी एडजस्टमेंट आ जाए तो तुमको सेम करना है कि कोई भी एडजस्टमेंट करो प्लस माइनस, तो उसके जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन दे देना कि हमने ये ऐड करा तो क्यों करा, माइनस करा तो नहीं करा, ठीक है। अब सर ये देखो, ये क्वेश्चन था जैसे कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंपोजिशन स्कीम का। तो वहाँ पर भी आया कि कंप्यूट करो टैक्स पेएबल कंपोजिशन स्कीम में। वहाँ पर तो नॉर्मल इंसान क्या करके आता, नॉर्मल जीएसटी का जो भी टैक्स बन रहा था वो कैलकुलेट करके आता था। पर आईसीआई नॉर्मल नहीं है, आईसीआई ने पहले प्रोविजन समझाया और प्रोविजन का मार्क्स दिया। ये देखो, आईसीआई ने पहले प्रोविजन समझाया और प्रोविजन का मार्क्स दिया कि कंपोजिशन स्कीम क्या बोलता है, किसमें कितना परसेंट लगता है, किसमें कितना परसेंट नहीं लगता, फिर एंड में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करिए। तो चाहे आईसीआई ने टैक्स पेएबल केवल टैक्स पूछा है, प्रोविजन नहीं पूछा, तो भी तुम लिख के आना। भाई आईसीआई पागल है, मैंने बोला हे आईसीआई क्या करे, करके आना। ये अपना मेन काम खत्म। अब रुको एक बार, मैं तुमको पहले रैंकर्स की कुछ और कॉपीज दिखा देता हूँ। ये सर्टिफाइड नोटबुक्स हैं, ये देखो। एक बच्चे को टीडीएस का क्वेश्चन था, कितनी गंदी तरह से आंसर प्रेजेंट करा है, 0.5 मार्क्स मिले इसको, 1.5-2 मार्क्स के शायद क्वेश्चन में से। विथ होल्डिंग टैक्स उसने डायरेक्ट बता दिया कि इसका विथ होल्डिंग टैक्स इतना लगेगा, डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, ना सेक्शन बताया ना कुछ। ये नॉर्मल इंसान की कॉपी एक। अब मैं रैंकर की कॉपी बताता हूँ भाई, ये रैंकर की कॉपी है। उस रैंकर ने पहले तो पूरा पॉइंटर वाइज में लिखा, मैंने कहा कभी भी आंसर तुमको पॉइंटर में आगे हमेशा पॉइंटर में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। उसने बताया सेक्शन 194H ये बोलता है, कमीशन उसके अंदर 5% वॉटेवर जो भी परसेंट है, अगर 15,000 से एक्सीड हुआ तो मिलेगा। सबसे डबल अंडरलाइन भी करी, ध्यान से गौर करो तुम, राइटिंग कितनी गंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एंड में बताया कि ये जो हर्षित है उसका इतना टीडीएस कटेगा, उसको गोला भी मारा है, देखो तुम इसको गोला भी मारा है ये। फिर फाइनली आंसर कंक्लूजन दे दिया अमाउंट। ऐसे होता है आंसर प्रेजेंट। अब वो नॉन रैंकर की कॉपी थी, रैंकर की कॉपी, ये फर्क पड़ता है। तो इसको मार्क्स इसलिए मिले रैंकर को। अब देखो डायरेक्ट टैक्स का इसने क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करा रैंकर ने, जैसा मैंने तुमको बताया था, सारे नेट प्रॉफिट लिखा, उसके बाद ऊपर ऐड करके फिर सारे ऐड वाले आइटम लिखे, और ऐड जो करा ये इसके जस्ट नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया जो भी सेक्शन था। ये रैंकर है भाई बंदा। ये तो चलो 0 मार्क्स मिले क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही गलत हो गया होगा उसका, तो क्या करे, बाकी सबके उसको मार्क्स मिलते गए। अब ये देखो, अब ऑडिट की मैं कॉपी बताता हूँ। अब देखो ऑडिट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, कि बताओ इनके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल लगेंगे, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो फंडामेंटल्स होते हैं, तो ये तीनों थे, ठीक है। तो इसकी कॉपी प्रेजेंट कितनी अच्छे से करी इसने, देखो पहले उसने सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल समझाया कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, जिसकी मैंने तुमको याद कराया था, आईपीसी, ओपी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसने पहले समझाया, फिर अब उसने हर एक को बताया, 1 मार्क्स इसका मिला, 1 मार्क्स इसका मिला, कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी वॉयलेट हुई है, तो उसने समझाया कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी को इसने देखो अंडरलाइन करा इस बंदे ने, ऐसे तमीज से आंसर लिख के आना है तुमको अंडरलाइन करके। ये देखो इसने इसको भी अंडरलाइन करा, इन सबको अंडरलाइन 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 ऐसे ऐसे करा, समझे। फिर उसने यहाँ पे बताया यहाँ पे प्रोफेशनल कंपिटेंसी वॉयलेट हुई है, उसको अंडरलाइन अंडरलाइन करा है, और क्या मतलब होता है उन सबका। ऐसे होता है इसका, इसलिए इसको पूरे के पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिले। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। कौन सा क्वेश्चन है, कारो का, निधि कंपनी का कारो का क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, ठीक है, निधि कंपनी का कारो का क्वेश्चन है। उसने एक एक चीज़ बिल्कुल पॉइंटर फॉर्मेट में अच्छे से लिखी और सबको अंडरलाइन करिए, अच्छे से अंडरलाइन करिए, तो उसको पूरे मार्क्स मिले। ये EQCR का क्वेश्चन है जो SA 220 और SQC 1 का आता है, ठीक है ना, कि इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है EQCR के लिए। उसने बड़े तमीज़ से आंसर शुरू करके पहले बताया है कि पहले स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कौन सा डील होता है, फिर उसके बाद बताया कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी चीज़ ने, हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही अंडरलाइन कर दिया, इतना भी अंडरलाइन मत करना, ये तो ज़्यादा ही हो गया। फिर उसके बाद उसने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। एक पॉइंट गलत हो गया होगा वो, ठीक है, फिर एंड में कंक्लूजन दिया है, ठीक है सर। तो ऐसे तुमको कॉपीज़ प्रेजेंट करनी है, और ऐसे ICAI के एग्जामिनर को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ऐसे मिलते हैं। सर मैं आपको कुछ पॉइंट फटाफट से समराइज करा देता हूँ जो अपने कुछ रह गए, मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट समराइज कराता हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेसिफिक जो भी अपनी बातें हुई है थोड़ी बहुत। सर एक तो आंसर हमेशा पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। जो भी तुम लिखो एंड में उसको सर्कल कर देना, डबल अंडरलाइन करना बेस्ट है, उस अंधे को दिखा दो कि मैंने आंसर लिखा है। न्यू क्वेश्चन हमेशा नए पेज से करना है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा कि तुम्हारा टाइम सेव करना है भाई, बाकी तो मैं कक्षा में आराम से प्यार से बताता हूँ ना, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करो तुम, है ना। न्यू क्वेश्चन हमेशा न्यू पेज के अंदर शुरू करना है। मैंने ऑडिट में जितनी बार बोला है, ऑडिट या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं जब भी याद कराता हूँ जो भी कीवर्ड्स और हेड पॉइंट है मैं वही याद कराता हूँ तुमको। अब अंदर का पैराग्राफ थोड़ी ना कोई रट के घुसने बैठ जाएगा कि पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो हेड पॉइंट और कीवर्ड याद करना उसी के मार्क्स होते हैं। तभी तो मैंने बोला एग्जामिनर को जो कॉपी मिलती है वो कीवर्ड हाईलाइटेड मिलती है,
सेक्शन नंबर के कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है। कारो 2020 क्लोजेस के मार्क्स होते, जनरली होते हैं, कभी कभार नहीं देती आईसीए पर जनरली होते हैं। और मैंने आपको बोला है कि निमोनिक रिड्यूस करने की कोशिश करो, जैसे ए बी सी डी, तुम कोई आंसर याद करते हो तो ए बी सी डी करके निमोनिक बना के चले जाते हो, ठीक है, जरूरत पड़ती है वह बनाने पड़ते, वो मैं नहीं मना कर रहा। पर अब एग्जाम में पता दिक्कत क्या होती है, ज्यादा निमोनिक हो गया तो सर ए का मतलब क्या था, ए का मतलब तो ऑडिट प्रोसीजर भी हो सकता है, ए का मतलब तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी हो सकता है, बहुत से होता है ना, ए का मतलब क्या था, तुम सोचते रह जाओगे। इसलिए कोशिश करो कोई स्टोरी बना के याद करो, जैसे मैं तुमको कराता हूँ कि इसका एक पॉइंट पकड़ लिया, इसका एक वर्ड पकड़ लिया, इसका एक वर्ड पकड़ लिया, इसका एक वर्ड पकड़ लिया। अब इन चारों वर्ड को पकड़ के मैं स्टोरी बना के याद कराता हूँ तुमको, ताकि जैसे एक वर्ड याद आ जाएगा वैसे ही तुमको पूरा आंसर याद आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो वैसे ही करो, बाकी तो ठीक है। बाकी मैंने कहा अगर 15 के 15 पॉइंट याद नहीं करने होते, याद कितने करने, 6 से 8 पॉइंट भी ज़्यादा है, 5 से 6 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम 1 पॉइंट का 1 मार्क्स मिलता है। पर सर बाकी पॉइंट पढ़ने बिल्कुल है, ये नहीं तुम छोड़ के चले जाओ, बाकी पॉइंट से ऐसे ही एमसीक्यू पूछ सकती है सर, ठीक है ना सर। आजकल कुछ बच्चों का हो गया, पता नहीं किसने ट्रेंड निकाला कि क्वेश्चन बैंक करके चले जाओ मार्क्स मिल जाएंगे, भाई ऐसी गलतियां मत करके आ जाना, मैंने बता दिया। सर एग्जाम जब देने जाओ तो ध्यान रखना क्वेश्चन 1 हमेशा कंपलसरी होता है, करना ही होता है। तो जब भी रीडिंग टाइम मिले ना, रीडिंग टाइम क्वेश्चन मत पढ़ो, क्वेश्चन 1 को मत पढ़ो, उल्टे बाकी के क्वेश्चन पढ़ो कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, क्वेश्चन 1 तो बाद में पढ़ना ही पड़ेगा। और मैंने ऑब्जर्व करा है हमेशा रिवर्स ऑर्डर के अंदर, हमेशा रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 6 5 6 ऐसे पढ़ना, 6 5 4 3 2 1, कि हमेशा रिवर्स ऑर्डर से क्वेश्चन पढ़ो। मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व करा है कि जो पीछे से क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पीछे वाले थोड़े इजी होते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है हर बार, तो मैंने तो हर बार हर एग्जाम में ऐसे ही करा और मेरे को तो काम आया। पीछे से करो क्योंकि, और जनरली क्वेश्चन 1 नंबर 1 जो होता है ना, उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा गेम खेलती है, ट्रिकी एडजस्टमेंट डालती है, उसको एंड में करो, ठीक है ना। तो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा पहले कॉन्फिडेंट हो वो वाला करो अच्छे से। साथ में मैंने कहा कि प्रॉपर स्पेसिंग देना आंसर शीट के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से सजा मतलब आराम से गैप दे के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर को हमेशा सर्कल करना, लाइन टेबल के कोई मार्क्स नहीं होते, लाइन टेबल बनाना भूल जाओ सर। पर यही अपन ने पढ़ा भी। अब स्पेसिफिकली अपन ने कर देखे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, अपन ने क्या क्या मेनली देखा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या समराइज करना है अपन को। सर हमेशा आंसर पॉइंट में देना है, हाईलाइट करना है, न्यू क्वेश्चन न्यू पोस्ट करना है, ठीक है। ये तो फालतू बातें हो गई, कहा गया भाई हमारा काम वाला बात है, काम वाली बातें कहा गई, शायद सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। हाँ सर, कभी भी अपन को कैलकुलेशन माइंड में नहीं करनी है, मैंने कहा जो भी तुमको आता है वर्किंग नोट बना के आओ, पता नहीं किसका मार्क्स मिल जाए, सब कुछ लिख के आओ, ठीक है ना। कंप्लीट कैलकुलेशन करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। टैक्सेशन में हमेशा सेक्शन की थ्योरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करना, फाइनल कंक्लूजन ध्यान में रखना। वर्किंग नोट तुमको अच्छे से बना के आने ही आने, वर्किंग नोट जो बनाने वो एज पर आईसीआई फॉर्मेट ही बना के आना, आईसीआई जैसे बनाता है वैसे बना के आना। हर क्वेश्चन को शुरू करने के पहले 2-3 लाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिख लेना, ज़्यादा अच्छा है। जो भी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन तुम पहले कॉन्फिडेंट हो, पहले वो कर लो कि हाँ भाई इतने इतने मार्क्स तो आ गए, हम पास हो जाएंगे उससे, उसके बाद बाकी के कर लेना। एंड देन लास्ट एक और मैं तुमको ये बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस जब मैं तुमको रिवीजन बता रहा हूँ, तुम जब फर्स्ट रिवीजन करना शुरू हो ना, फर्स्ट रिवीजन तो मैंने ऐसे ही करा था, फर्स्ट रिवीजन से ही मैं मेरी चीज़ें समराइज करने शुरू हो गया था। फर्स्ट रिवीजन से चीज़ें समराइज तरीके से, अगर थ्योरी है तो फर्स्ट में थ्योरी के अंदर मैं कैसे समराइज करता था, एक तो वो बेसिक चीज़ है कि जो सेक्शन मुझे काटना है कि ये मुझे नहीं पढ़ना, या क्वेश्चन मुझे नहीं पढ़ना, उसको मैं कट कर देता था कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट बार में मैं नहीं करूँगा। और जो सेक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट वाले कि मुझे लगता है यार इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, मुझे लग रहा है यार इसकी सेक्शन की लैंग्वेज डिफिकल्ट है, मैं पता क्या करता था, उस सेक्शन पे गोला मार के उसी बुक में, सेम बुक में, ज़्यादा बुकें नहीं लेता था, उसी बुक में एक छोटी सी जगह होगी कहीं पे, वहाँ पर मेरी लैंग्वेज थी प्रिफरेबल हिंदी, तो मैं हिंदी में उस सेक्शन को 2 लाइन में समझा देता था कि ये सेक्शन ऐसा ऐसा बोलता है, बात खत्म। तो मैं जब भी उसको रिवाइज करूंगा तो पहले मेरी हिंदी वाली लाइन पढ़ लूंगा कि ये सेक्शन ऐसा 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 बोलता है, तो मेरे को सेक्शन तो आ गया, अब मुझे सेक्शन आ गया, अब मैं फटाफट से लैंग्वेज रीड कर लूंगा। तो मैं ऐसे समराइज करता था। इवन क्वेश्चंस के लिए भी मैं ऐसे ही करता था, क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में, कोई क्वेश्चन तो इतना बड़ा 1 पेज का, मैंने उसको फटाफट से एक गोला मार के लग दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर मेन ट्रिक ये वाली है, क्वेश्चन ऐसा बोलता है, अपन को ऐसा करना है, काम खत्म। तो मेरे को नेक्स्ट रिवीजन में कभी टाइम नहीं लगता था, मैं ऐसा करके चलता था हमेशा। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें सर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी तुमको क्वेश्चंस हमेशा फर्स्ट रिवीजन से छाट के चलने हैं कि फर्स्ट रिवीजन में तुमने लेट से 100 क्वेश्चन थे, फिर सेकंड रिवीजन में तुमको केवल 80 करने हैं, उसके बाद 60 ही करने, ऐसे क्वेश्चन हमेशा फिल्टर करने की, ये वाला आ गया। साथ में सारे क्वेश्चन लेट से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपन पढ़ रहे हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 क्वेश्चन है, तो 5 के 5 क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे डिफरेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता, उनमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे। अगर मैंने एक क्वेश्चन करा सारे एडजस्टमेंट वाला, एक क्वेश्चन करा मैंने सारे एडजस्टमेंट करा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा ना तो वो भी फर्स्ट वाले से सेम ही होता है,
उसमें पता है केवल एक एडजस्टमेंट नया होता है, हर एक क्वेश्चन में केवल जनरली एक या दो नए एडजस्टमेंट होते हैं, एक या दो न्यू एडजस्टमेंट होते हैं। तो मैं पता क्या करता था, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन हर बार नहीं करता था, मैं वहाँ पर जो नए वाले एडजस्टमेंट है उस पर गोला मार लेता था कि भाई ये वाला एडजस्टमेंट एक केवल अकेला नया है। तो मैं जब भी ये वाला क्वेश्चन करूंगा तो मुझे केवल एक ही एडजस्टमेंट देखना है कि ये क्या एडजस्टमेंट है और इसका आईसीआई ने क्या ट्रीटमेंट दिया है, मैं ये कर देता था। तो मुझे पूरा क्वेश्चन नया वापस से करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो और ऐसा ही करना। ठीक है सर, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी यूजफुल रही होगी, पर हाँ थोड़ी लंबी हो गई है, पर ठीक है चला। और मैंने फिर भी यार मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ऐसा लगा मैं जल्दी बोल रहा था ऐसा। अगर लगेगा ये पे मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो छोटी करनी थी इसीलिए। तो वहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड स्लो करने का, वो कर लेना है ना। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन टाटा बाय बाय, सी यू।